पर्टिकुलर किसी एक म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले बहुत सारे रिसर्च और एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक गलत फंड आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया तो हो सकता है आपका रिटर्न तो प्रभावित हो ही हो, साथ ही साथ आपका जो रिस्क एपेटाइट है अगर वो उसको सूट नहीं करता है और आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल, आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से वो मैच नहीं करता है, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत बार परेशान होंगे उस म्यूचुअल फंड को लेकर के, क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन और रिटर्न में एक मिला जुला अगर सामंजस्य ना हो तो आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए जब भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करिए तो बहुत सारे रिसर्च और पैरामीटर्स पर हमें उनको एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। इन सबके रिगार्डिंग 2025 में अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग कैटेगरी वाइज कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें कैटेगरी वाइज बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात की गई है, वो भी पूरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप प्रत्येक कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं मिड कैप कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड के बारे में, HDFC मिड कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये दोनों मिड कैप कैटेगरी फंड हैं और इनके बीच में कौन सा बेटर है, ये प्रश्न पूछा गया है श्री विश्वजीत सर के द्वारा। इन दोनों फंड को आपस में कंपेयर करने वाले हैं बहुत सारे पैरामीटर्स के बेस पर, और अगर इन दोनों में से एक फंड सेलेक्ट करना रहे तो कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड दोनों के बारे में हम लोग डिटेल हमारे स्क्रीन पर है। सबसे पहले अगर हम लोग सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो सिंस इंसेप्शन रिटर्न लगभग सेम है, 22% के आसपास आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी दे रहा है और 21.98 के आसपास, यानी लगभग ये सेम ही आप समझिए, लगभग सेम ही आप समझिए। दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो 0.04% का ही केवल डिफरेंस है, तो एग्जैक्टली आप सेम ही समझ सकते हैं। तो दोनों का परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन काफ़ी अच्छा है और दोनों लगभग एक ही बराबर हमें रिटर्न बना करके दे रहे हैं। तो रिटर्न वाइज तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में अगर हम लोग रिटर्न देखें तो कोटक ने एक साल में लगभग 39.5% का रिटर्न दिया है, जो कि आगे है HDFC से। वहीं पर 3 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो HDFC इससे आगे है, 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो HDFC आगे है और 10 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर कोटक आगे है। और वहीं पर सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो लगभग सेम यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कड़ी टक्कर है दोनों फंड्स के बीच में, और दोनों फंड्स कभी ये आगे होते हैं कभी वो आगे होते हैं। तो यहाँ रिटर्न के हिसाब से तो हम यहाँ पर इनमें से एक सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस लगभग सेम है। तो हमें कुछ और टेक्निकल डेटा के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको दोनों का लॉन्च डेट दिखाऊं तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे, दोनों सेम डेट पर ही लॉन्च हो रहे हैं। 1/1/2013 को दोनों लॉन्च हुए थे, यानी 11 साल से ज़्यादा का समय दोनों को हो चुका है। अगर हम लोग AUM की बात करें तो AUM दोनों का बहुत अच्छा है। हालांकि इन दोनों में से हाईएस्ट AUM की बात करें तो HDFC का AUM ज़्यादा है, वहीं पर कोटक इमर्जिंग का AUM भी 50,000 करोड़ को पार कर चुका है, जो कि बहुत बड़ा AUM होता है। तो नो डाउट AUM दोनों का अच्छा है, दोनों का बहुत बड़ा AUM है। उसके बाद से एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए HDFC का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, वहीं पर कोटक इमर्जिंग का एक्सपेंस रेशियो इसकी तुलना में कम है। अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें तो जस्ट डबल है कोटक से HDFC का। इसके बाद से शार्प रेशियो की बात करें, शार्प रेशियो हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड AMC जो होती है, जब आपके पैसे को मैनेज करती है इन्वेस्ट करके, तो वहाँ पर कुछ इक्विटी का भी पोर्शन लिया जाता है और कुछ डेट का भी पोर्शन लिया जाता है। अब जो इक्विटी का पोर्शन है वो पूरी तरीके से रिस्की है, क्यों? क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस और मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से आपका पैसा ग्रो कर सकता है या फिर पैसा निगेटिव में भी जा सकता है। वहीं पर जो डेट वाला एक्सपोजर होता है वो पूरी तरीके से सेफ माना जाता है। यहाँ पर हमें रिटर्न कम तो मिलेंगे, 6 से 8% ही मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से सेफ है। तो जब हम इक्विटी वाले पर रिस्क ले रहे हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम जब रिस्क ले रहे हैं तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को मिले। वहीं शार्प रेशियो हमें बताता है कि ऐसा एक्सपोजर जो कि इक्विटी में है उस पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। ये शार्प रेशियो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर है, यानी इक्विटी पर उतना ज़्यादा रिटर्न हमें बना करके ये AMC दे रही है। तो शार्प रेशियो के मामले में HDFC कोटक से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। वहीं पर अल्फा की बात करें तो अल्फा हमें ये बताता है कि अपने बेंचमार्क, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के रिटर्न को या फिर उनके परफॉर्मेंस को जांचने के लिए एक बेंचमार्क होता है। जैसे आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपका परफॉर्मेंस कैसे जांचा जाता था, 33% पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में अगर आप पा जाते थे तो आप पास माने जाते थे, यानी ये आपके लिए बेंचमार्क हो गया कि इससे ऊपर पास, इससे नीचे फेल। इसी तरीके से हर एक कैटेगरी में मिड कैप में भी निफ्टी मिड कैप 150
ये बेंचमार्क है। इसके रिटर्न के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड इससे ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। ठीक है, तो अल्फा पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर है। तो अल्फा के मामले में अगर आप देखें तो यहाँ पर HDFC कोटक से आगे निकलता है। वहीं पर बीटा की अगर हम लोग बात करें तो बीटा हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि अपने बेंचमार्क की तुलना में ये फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा, और बीटा का वैल्यू जितना कम हो उतना ही फंड वो कम वोलेटाइल होगा, और बीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा हो उतना ही वो फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो बीटा के मामले में कोटक जो है वो HDFC को थोड़ा सा पीछे छोड़ देता है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ 0.06% का ही केवल डिफरेंस है बीटा में। फिर भी हम लोग तो केवल फैक्ट पर बात करेंगे, तो फैक्ट के मामले में कोटक जो है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है HDFC से। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि अपना जो, जैसे इन्होंने सिंस इंसेप्शन 22% का रिटर्न दिया, ये भी लगभग 22% का रिटर्न दे रहे हैं, तो अपने एवरेज वैल्यू से कितना ऊपर और कितना नीचे ये जा सकते हैं, यानी ये वाली जो डिफरेंस वैल्यू होती है इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा होगा यानी कि वो फंड उतना ही वोलेटाइल होगा, क्योंकि एवरेज रिटर्न तो हमारा इतना मिल रहा है, और इससे ऊपर जब मार्केट रैली में है तो बहुत तेजी से रिटर्न दे रहा है, जब मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। यानी ये जितना ज्यादा होगा उतना ही फंड वोलेटाइल होगा, और जितना कम होगा उतना फंड क्या होगा, कम वोलेटाइल होगा। दोनों का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो लगभग 13-14 के बीच में ही है, और लगभग हम लोग सेम कह सकते हैं और दोनों। लेकिन फिर भी अगर फैक्ट की बात करें तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में कोटक जो है वो यहां पर जीत जाता है। अब अगर हम लोग ये सारे डेटा की बात करें तो एक साल कोई म्यूचुअल फंड जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न बना करके दे दिया तो ये पूरा फैक्ट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें इससे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर नो डाउट एक्सपेंस रेशियो में डबल का अंतर है। बाकी की अगर हम लोग डेटा की बात करें, जैसे बीटा की बात करें लगभग एग्जैक्टली लगभग सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें लगभग सेम है, सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें लगभग सेम है, तो सारी चीज़ें जब इतना सिमिलर हैं तो कहीं ना कहीं हमें एग्जैक्ट आंकड़े तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रही है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। तो इसके लिए हमें रोलिंग रिटर्न को चेक करना होगा। अभी तक जो हमने एनालिसिस किया वो पर्टिकुलर किसी एक डेट पर पिछले 10 साल, 3 साल, 5 साल का रिकॉर्ड हम लोग चेक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में फंड का परफॉर्मेंस हर एक टाइम फ्रेम में कुछ कुछ बदल जाता है। जैसे कि आप देखें, आज से कुछ समय पहले एक्सिस के जो फंड थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और टॉप 5 में शामिल हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। कल को हो सकता है फिर से वो टॉप 5 में आ जाए। तो हर एक टाइम फ्रेम में, जैसे हम लोग 10 साल का रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो 10 साल को अगर हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर एक टाइम फ्रेम में पीछे का डेटा देखें तो इससे हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कौन सा कब कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इसी को बोलते हैं रोलिंग रिटर्न। जैसे कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और कोटक इक्विटी फंड को अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं, देखिए मैंने जो डेट सेलेक्ट किया है रोलिंग रिटर्न के लिए वो 25 नवंबर 2019 से लेकर के 22 नवंबर 2024 तक का, यानी पिछले 5 साल का डेटा मैं यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं, और 3 साल का यहां पर रोलिंग रिटर्न हम लोग चेक करेंगे। अब इन टाइम ड्यूरेशन के बीच में, मतलब कि 2019 नवंबर से लेकर के 2024 नवंबर तक पिछले 5 साल में एवरेज अगर हम लोग देखें तो HDFC ने कोटक से थोड़ा सा कम रिटर्न बना करके दिया हुआ है। वहीं पर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न जो है वो HDFC का ज़्यादा है। मिनिमम की बात करें तो सबसे ज़्यादा गिरा भी HDFC है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 30% से ज़्यादा किसने ज़्यादा बार रिटर्न बना करके दिया है तो वो HDFC ने बना कर दिया है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, मैक्सिमम इनका ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा रिटर्न ये ज़्यादा बार बना करके दे रहे हैं और ज़्यादा ये गिर भी रहे हैं। मतलब कि रिटर्न ये आपको ज़्यादा बना रहे हैं और ज़्यादा वोलेटाइल भी फंड है, किससे, कोटक इमर्जिंग फंड से। यहाँ तक डेटा क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे सितंबर 2024 की बात करेंगे, जून 2024 की बात करेंगे, मार्च, मतलब कि हर एक 3 महीने में पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि कब कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो अगर हम लोग सितंबर 2024 की बात करें तो एक साल में जो परफॉर्मेंस है HDFC का ये आप ऊपर देख पाएंगे और कोटक वाला नीचे देख पाएंगे। तो एक साल में कोटक जो है वो जीत जाता है, 3 साल में अगर आप बात करें तो HDFC जीतता है, 5 साल में बात करेंगे तो HDFC जीतता है, और 7 साल में बात करेंगे तो यहाँ पर जो कोटक है वो जीत जाता है। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्टली लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर 10 ईयर का भी डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। 10 ईयर के डेटा में अगर आप देखेंगे तो कोटक यहाँ पर जीत जाता है। वहीं पर अगर हम लोग जून 2024 की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगभग यहाँ पर सेम ही आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, लगभग सेम। लेकिन फिर भी अगर डेटा पर अगर हम लोग जाएँ तो HDFC थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। 3 साल के डेटा की बात करें तो HDFC का परफॉर्मेंस अच्छा है, 5 साल की बात करें तो HDFC का परफॉर्मेंस अच्छा है, 7 साल की बात करें तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं कोटक का थोड़ा सा ज़्यादा है और 10 साल के आंकड़े में यहाँ पर इसका ज़्यादा है। अब ये अलग अलग टाइम फ्रेम में आप देखें तो कभी HDFC का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा और कभी आपको कोटक का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सितंबर 2022 में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल के टाइम फ्रेम में HDFC अच्छा है, 3 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कोटक अच्छा है, 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कोटक का परफॉर्मेंस अच्छा है, 7 साल में भी कोटक का अच्छा है और 10 साल में भी कोटक का अच्छा है। इससे ऊपर आपने देखा था कि HDFC का परफॉर्मेंस अच्छा है। थोड़ा सा और मैं पीछे चलता हूं ताकि कोरोना के समय इनका परफॉर्मेंस कैसा था एग्जैक्टली हमें वो पता चलेगा, क्योंकि कोरोना के समय जब इक्विटी मार्केट तेजी से गिर रही थी तब कौन ज़्यादा गिरा था ये हमें एग्जैक्टली बताएगा कि कौन फंड ज़्यादा हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन दे रहा है और कौन कम दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्च 2020 का ये डेटा है और मार्च 2020 के डेटा के हिसाब से पिछले 1 साल में जो रिटर्न के मामले में जो HDFC है वो ज़्यादा गिरा था। 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो उस समय HDFC का परफॉर्मेंस कोटक से ज़्यादा बुरा था। 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो HDFC भी कम रिटर्न दे रहा था कोटक से, और 7 साल का भी देखेंगे तो कोटक से कम रिटर्न दे रहा था। वहीं पर 10 साल का डेटा देखेंगे तो कोटक से ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा था। तो यहाँ से आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि कोटक कम गिरा और HDFC ज़्यादा गिरा। ये तो पहले भी हमने देखा कि कोटक से ज़्यादा ये फंड वोलेटाइल है, थोड़ा सा ही सही लेकिन फंड वोलेटाइल है। तो जितना ये तेजी से गिरता है उतना तेजी से ये रिकवर भी कर पाता है, ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी की यही खूबी होती है कि जो जितना गिरेगा उतना जल्दी ये रिकवर करेगा, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आपको थोड़ा सा और डेटा दिखाने की कोशिश करूं, देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे 2021 की। मार्च 2021 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देख पा रहे होंगे 1 साल में जो रिटर्न है वो HDFC का थोड़ा सा कम है, कोटक का ज़्यादा है। 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो भी कोटक का ज़्यादा है, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो भी कोटक का ज़्यादा है, 7 साल का भी देखेंगे तो भी, और यहाँ पर देखेंगे 10 साल का तो भी यहाँ पर रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा और आप ऊपर आएंगे, ऊपर कहने का मतलब कि अभी हाल ही के वर्षों की बात करें तो यहाँ पर आपको HDFC का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं जून 2023 की, तो जून 2023 में पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो HDFC का परफॉर्मेंस कोटक से अच्छा है। इसके अलावा 3 साल का भी परफॉर्मेंस कोटक से अच्छा है, 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोटक का अच्छा है, 7 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो HDFC का अच्छा है, और 10 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर कोटक का अच्छा है। तो एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने इस फंड को बीट किया हुआ है। कभी कोटक का परफॉर्मेंस अच्छा है, कभी HDFC का परफॉर्मेंस अच्छा है, और दोनों फंड काफ़ी डिसेंट है। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर की तरह अपने आप को इन्होंने साबित किया है, इस्टेब्लिश किया है मिड कैप कैटेगरी में, और दोनों फंड बेहतरीन फंड है। और इनके बीच में टॉप को चुन पाना या फिर बेस्ट को चुन पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे हिसाब से दोनों फंड बहुत अच्छा है और दोनों फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल लेवल पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी जो है वो इस समय थोड़ा सा वोलेटाइल है। इस वजह से अभी जैसे मार्केट में करेक्शन पीरियड चल रहा है सितंबर 2024 से नवंबर 2024, जब तक हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी समझनी होंगी कि ये फंड ज़्यादा वोलेटाइल क्यों है। देखिए टर्नओवर रेशियो की बात करें तो इनका टर्नओवर रेशियो, ये HDFC का मैं डेटा दिखा रहा हूँ, 18 साढ़े 18% के आसपास का है। वहीं पर अगर मैं इनका थोड़ा सा आपको ट्रेलिंग रिटर्न दिखाऊं तो ये मिड कैप कैटेगरी का एवरेज है और ये मिड कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है, और ये HDFC का डेटा है। HDFC अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज से कम गिरा, यानी कि अगर हम लोग देखें HDFC में वो डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, अपने बेंचमार्क से ये कम गिर रहा है। अगर 3 मंथ का मैं डेटा दिखाऊं तो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से ये कम गिरा है, लेकिन जैसे ही 6 मंथ का मैं डेटा देखता हूं तो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बना करके देता है। तो ऐसा ही फंड तो हमें चाहिए जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कम गिरे। तो नो डाउट HDFC का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं HDFC और इमर्जिंग इक्विटी कोटक की, तो उनके डेटा की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला डेटा ध्यान में रखिएगा। जब मार्केट में करेक्शन चल रही है, HDFC जो गिरा वो 0.6% गिरा निगेटिव में 1 मंथ में, और 3 मंथ में माइनस में 0.26% गिरा था, ठीक है। चलिए अब कोटक पर चलते हैं। आप अपने स्क्रीन पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी का डेटा देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर मैं इनका आपको टर्नओवर रेशियो दिखाऊं तो इनका टर्नओवर रेशियो जो है वो सिर्फ 9% का है, जबकि वहाँ पर 18.5% के आसपास का था। टर्नओवर रेशियो एग्जैक्टली हमें ये बताता है कि कोई भी AMC जो है वो कितना फ्रिक्वेंटली अपने स्टॉक में परिवर्तित कर रही है। ये दोनों का टर्नओवर रेशियो देखा जाए तो काफ़ी कम है। इसका मतलब कि ये
स्टॉक को पिक करते हैं और होल्ड करने में विश्वास रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने स्टॉक्स में परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर भी अगर दोनों के बीच कंपेयर करें तो कोटक जो है वो ज़्यादा होल्ड करता है और एचडीएफसी थोड़ा सा इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक को चेंज कर रहा है। हालांकि दोनों का बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर दोनों के बीच की बात करें तो ये डेटा निकल करके हमारे सामने आता है। अब अगर ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो एचडीएफसी का आपने देखा था, उससे कम गिरा आपका ये जो कोटक है वो उससे भी कम गिरा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, ठीक है। इसके साथ ही साथ 3 मंथ के भी डेटा में देखेंगे तो ये एचडीएफसी से कम ही गिरा हुआ है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी में इस समय जो है वो डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा है एचडीएफसी से। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो ये कोटक का डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, कोटक में मिड कैप में मिनिमम एक्सपोजर, जैसे मिड कैप कैटेगरी की शर्त ये होती है कि मिनिमम आपको मिड कैप में 65% एक्सपोजर रखना है। बाकी का जो 35% बचा वो इसमें से कुछ आप मिड में भी डाल सकते हैं या फिर लार्ज और मिड कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन मिड कैप में कम से कम 65% होना चाहिए। तो ये कोटक का अगर मैं डाटा दिखाऊं तो मिड कैप में इन्होंने 71% का एक्सपोजर ले रखा है और स्मॉल कैप में 14% का, और लार्ज कैप में देखिए लगभग 11% का एक्सपोजर है ये कोटक में। ये कोटक का देख पा रहे होंगे, लार्ज कैप में 11% का एक्सपोजर है। वहीं पर अगर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये फंड थोड़ा सा वोलेटाइल तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, इसके पीछे का रीजन आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिए फंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग आ चुके हैं और जो मैंने आपको बताया कि मिनिमम 65% आपको रखना है, तो एग्जैक्टली लगभग 65% थोड़ा सा ही ज़्यादा ये मिड कैप में अपना एक्सपोजर रख रहे हैं। स्मॉल कैप में देखिए एक्सपोजर इनका बहुत ज़्यादा है और लार्ज कैप में वहाँ पर आपने देखा था 11% कोटक में और यहाँ पर लगभग 8% का है। तो चूंकि लार्ज कैप से ही हमें स्टेबिलिटी मिलती है, लार्ज कैप से ही स्टेबिलिटी मिलती है और यहाँ पर मिड कैप में भी इनका एक्सपोजर कोटक से कम है और लार्ज कैप में भी कोटक से कम है और स्मॉल कैप में कोटक से इनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो स्मॉल कैप के फंड वैसे ही ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, इस वजह से ये फंड थोड़ा सा वोलेटाइल है। लेकिन अगर कोटक की तुलना में बात करें तो एचडीएफसी थोड़ा सा वोलेटाइल है, लेकिन अगर बेंचमार्क और एवरेज कैटेगरी एवरेज से बात करें तो ये काफ़ी अच्छा हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन दे रहा है। और ये जो डेटा है वो समय समय पर बदलता रहेगा। आज अगर इन्होंने कुछ स्टॉक शामिल किए होंगे, हो सकता है 3 महीने 6 महीने साल भर बाद वो अपने स्टॉक को परिवर्तित कर दे, तो ये पूरा डेटा ही बदल जाएगा और वोलेटिलिटी का पूरा डिफिनेशन ही बदल जाएगा इनके लिए। तो ट्रेलिंग रिटर्न और रोलिंग रिटर्न हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि दोनों फंड कभी ये ऊपर जाता है कभी वो ऊपर जाता है और रिटर्न भी लगभग आसपास का ही दे रहे हैं। और सिंस इंसेप्शन रिटर्न भी देखेंगे तो लगभग एग्जैक्टली लगभग आसपास का ही है। तो दोनों रिटर्न के मामले में, डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। इनमें से कोई भी आप चाहें तो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब इसमें से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे जो कि दोनों फंड को शामिल करना चाहेंगे। क्या दोनों फंड आप ले सकते हैं? इसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, 2 फंड लेने से पहले हमें पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना होता है। एग्जैक्टली हमें तभी पता चल पाएगा कि कितना दोनों में फंड कॉमन है, स्टॉक्स कॉमन है। अगर बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है तो हमें दोनों फंड लेने से बचना चाहिए। तो चलिए पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एचडीएफसी मिड कैप फंड और कोटक इमर्जिंग फंड, इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो 28% का है, जो कि लगभग परमिसिबल है। 25% के आसपास तक हम लोग ये मानते हैं जनरली कि अगर है तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अगर आप दोनों को भी कंसीडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और कोटक इमर्जिंग दोनों को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बेहतरीन फंड है मिड कैप कैटेगरी के। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इस टेक्निकल एनालिसिस और रिसर्च के बाद से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं कि दोनों के बीच में टाई है। दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। दोनों में से किसी भी एक को, जो भी आपको अच्छा लगे, आप कंसीडर कर सकते हैं। दोनों फंड बेहतरीन है। ठीक है, अगर दोनों को कंसीडर करना चाहते हैं तो दोनों भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फंड शामिल मत करिएगा। ऐसा ना हो कि आपने मोतीलाल भी शामिल कर रखा है, ये भी शामिल कर लिए और मिड कैप का कोई इंडेक्स भी शामिल कर लिए। बहुत ज़्यादा फंड मत रखिएगा। ठीक है, दोनों फंड बहुत अच्छे हैं, दोनों में से कोई एक शामिल कर सकते हैं या फिर दोनों चाहें और मिड कैप कैटेगरी का अभी आपके पास कोई भी फंड नहीं है तो दोनों को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।